कभी सोचा है आपने कि कानून कैसे प्यार से दिए गए एक तोहफे को, एक छोटी मोटी अदला बदली को या पड़ोसियों के बीच की आम सी समझ को एक पक्के लीगली बाइंडिंग राइट में बदल देता है? चलिए, आज प्रॉपर्टी लॉ के इन्हीं जरूरी और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स को डीकोड करते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आपका। आज हम लोग यूनिट 6 को मास्टर करने वाले हैं, गिफ्ट्स, एक्सचेंजेस और ईजमेंट्स। ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपके फाइनल एग्जाम्स में आएगा ही आएगा, तो बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। तो आज का हमारा गेम प्लान क्या है? देखिए, हम सबसे पहले गिफ्ट्स के कानून को समझेंगे, फिर एक्सचेंजेस यानी बार्टर सिस्टम के लीगल साइड को देखेंगे और उसके बाद पड़ोसियों के राइट्स यानी ईजमेंट्स पर फोकस करेंगे। फिर इन सबको आपस में कंपेयर करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि एग्जाम में कोई कंफ्यूजन ना बचे। तो शुरू करें। ओके, तो हमारा पहला मॉड्यूल है गिफ्ट्स। इसको ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के सेक्शंस 122 से 129 में कवर किया गया है। ये कानून है दिल से देने का, बिना किसी चीज की उम्मीद किए। डॉल सेक्शन 122 गिफ्ट या दान को डिफाइन कैसे करता है? इसके 3 पिलर्स हैं, याद रखिएगा। नंबर 1, ट्रांसफर वॉलंटरी होना चाहिए, यानी अपनी मर्जी से। नंबर 2, विदाउट कंसिडरेशन, यानी इसके बदले में आप कुछ ले नहीं सकते। और नंबर 3, सबसे जरूरी, डोनी जिसको गिफ्ट मिल रहा है उसको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। एक्सेप्टेंस के बिना गिफ्ट अधूरा है। तो एक वैलिड गिफ्ट के लिए क्या क्या चाहिए, ये है आपकी एग्जाम चेकलिस्ट। देखिए, सिर्फ कब्जा नहीं, पूरी ओनरशिप ट्रांसफर होनी चाहिए। प्रॉपर्टी अभी मौजूद होनी चाहिए, फ्यूचर प्रॉपर्टी का गिफ्ट नहीं हो सकता। कोई पैसा नहीं, नो कंसिडरेशन। डोनर की मर्जी बिल्कुल फ्री होनी चाहिए, बिना किसी प्रेशर के। एक इंटरेस्टिंग बात, डोनर का कॉम्पिटेंट होना जरूरी है, पर डोनी कोई भी हो सकता है, इवन अ माइनर। और लास्ट में, एक्सेप्टेंस इज मैंडेटरी। अब सेक्शन 123 इन सब का प्रोसीजर बताता है, और यहाँ एक ऐसी चीज है जिसमें गलती बिल्कुल नहीं करनी। अगर आप घर या जमीन जैसी इमूवेबल प्रॉपर्टी गिफ्ट कर रहे हैं तो रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। गिफ्ट डीड बनेगी, रजिस्टर होगी और कम से कम 2 विटनेसेस से अटेस्ट होगी। लेकिन कार या ज्वेलरी जैसी मूवेबल चीजों के लिए आप या तो रजिस्टर करवा लो या सिर्फ पोजेशन दे दो, गिफ्ट कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, एक सवाल। सोचो आपको एक चमचमाती हुई कार गिफ्ट मिली, पर वेट, उस पर तो कार लोन अभी भी बाकी है। अब क्या करोगे? ऐसे गिफ्ट को हम कहते हैं ओनरस गिफ्ट, जिसे सेक्शन 127 डील करता है। कानून का एक बहुत सीधा सा उसूल है, ही हु रिसीव्स द एडवांटेज मस्ट ऑल्सो बेयर द बर्डन। इसका मतलब साफ है, अगर आप फायदा ले रहे हैं तो उसके साथ आने वाली जिम्मेदारी भी आपकी है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि कार रख ली और लोन छोड़ दिया। यू हैव टू एक्सेप्ट द होल पैकेज, द कार एंड द लोन। अब ये लैंडमार्क केस देखिए। एक माँ ने अपने माइनर बेटे को प्रॉपर्टी गिफ्ट कर दी, पर एक शर्त रखी कि जब तक वो जिंदा है वो उसी प्रॉपर्टी में रहेगी। तो सवाल उठा, क्या ये गिफ्ट वैलिड है जबकि माइनर ने खुद एक्सेप्ट नहीं किया? सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा, गिफ्ट इज वैलिड। क्यों? क्योंकि माइनर की तरफ से एक्सेप्टेंस इम्प्लाइड हो सकती है या उनका गार्डियन एक्सेप्ट कर सकता है। और ये पॉइंट नोट कर लीजिए, डोनर का लाइफ इंटरेस्ट रखने से गिफ्ट इनवैलिड नहीं होता, क्योंकि ओनरशिप तो ट्रांसफर हो चुकी है। चलिए, कुछ और इंपॉर्टेंट रूलिंग्स फटाफट देखते हैं। गोमतीबाई केस ने साफ कर दिया कि इमूवेबल प्रॉपर्टी के गिफ्ट के लिए रजिस्ट्रेशन ही सब कुछ है, सिर्फ कब्जा देना काफी नहीं है। अभी हाल ही के स्मृति नरेश कुमारी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गिफ्ट के बदले जिंदगी भर मुफ्त में सेवा करवाना बेकार है और बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और एनपी ससेंद्रन केस ने फिर से कंफर्म किया कि लाइफ इंटरेस्ट रखने से गिफ्ट वसीयत नहीं बन जाता। एक बार गिफ्ट रजिस्टर हो गया तो वो फाइनल और इर्रिवोकेबल है। चलिए, गिफ्ट से आगे बढ़ते हैं और अपने दूसरे मॉड्यूल पर आते हैं, एक्सचेंजेस। इसे सेक्शंस 1818 से 121 के बीच कवर किया गया है। सिंपल भाषा में ये बार्टर सिस्टम का ही मॉडर्न लीगल रूप है। तो सेक्शन 118 कहता है कि एक्सचेंज या विनिमय तब होता है जब दो लोग आपस में एक चीज की ओनरशिप के बदले दूसरी चीज की ओनरशिप ट्रांसफर करते हैं। शर्त बस इतनी है कि दोनों चीजों में से कोई भी चीज सिर्फ पैसा नहीं होनी चाहिए, मतलब प्रॉपर्टी के बदले प्रॉपर्टी। तो सेल और एक्सचेंज में आखिर फर्क क्या है? स्टूडेंट्स इसमें अक्सर कंफ्यूज होते हैं। ये टेबल देखिए, सब क्लियर हो जाएगा। सेल में कंसिडरेशन हमेशा पैसा होता है, जिसे हम प्राइस कहते हैं, जबकि एक्सचेंज में कंसिडरेशन दूसरी प्रॉपर्टी होती है। हाँ, वैल्यू बराबर करने के लिए थोड़ा पैसा ऐड किया जा सकता है, बट द मेन थिंग रिमेन्स प्रॉपर्टी। इसलिए सेल में एक सेलर और एक बायर होता है, पर एक्सचेंज में दोनों ही पार्टीज एक तरह से सेलर भी हैं और बायर भी। अब आते हैं सेक्शन 119 पर। ये एक्सचेंज का सबसे पावरफुल प्रोविजन है, इसका सुपर पावर है।
सोचिए, आपने अपनी जमीन के बदले किसी की जमीन ली और बाद में पता चला कि उसके टाइटल में ही कोई प्रॉब्लम है। तो सेक्शन 119 आपको दो ऑप्शन देता है। या तो आप कॉम्पेंसेशन क्लेम कर सकते हो या फिर आप अपनी ओरिजिनल प्रॉपर्टी वापस मांग सकते हो। ये एक यूनिक सेफ्टी नेट है जो सेल में नहीं मिलता। ठीक है, अब हम अपने तीसरे और आखिरी मॉड्यूल पर आ गए हैं, ईजमेंट्स। इसे द इंडियन ईजमेंट्स एक्ट 1882 गवर्न करता है। ये एक तरह से पड़ोसियों का कानून है जो उनके आपसी राइट्स और ड्यूटीज को बैलेंस करता है। सेक्शन 4 के हिसाब से ईजमेंट या सुविधाधिकार एक ऐसा राइट है जिसमें एक जमीन का मालिक, जिसे हम डोमिनेंट हेरिटेज कहते हैं, अपनी जमीन के बेहतर इस्तेमाल के लिए दूसरे की जमीन का, जिसे सर्विएंट हेरिटेज कहते हैं, इस्तेमाल कर सकता है। सबसे कॉमन एग्जाम्पल है राइट ऑफ वे। अगर आपके घर तक जाने का रास्ता आपके पड़ोसी के प्लॉट से होकर जाता है तो आपके पास एक ईजमेंटरी राइट है। अब सवाल है कि ये राइट मिलता कैसे है। 4 मुख्य तरीके हैं। पहला, बाय ग्रांट यानी आपसी समझौते या दीद से। दूसरा, ऑफ नेसेसिटी, जैसे जमीन का बंटवारा हुआ और आपका हिस्सा लैंड लॉक्ड हो गया यानी बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं बचा। तीसरा, क्वाजी ईजमेंट्स, जहां बंटवारे से पहले से ही कोई यूज चला आ रहा था। और चौथा, बाय प्रिस्क्रिप्शन यानी बहुत लंबे समय तक इस्तेमाल करने से। इन चारों में से प्रिस्क्रिप्शन यानी सेक्शन 15 एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके तहत ईजमेंट क्लेम करने के लिए आपको 20 साल तक लगातार यूज साबित करना होगा और ये यूज 4 कंडीशंस पूरी करना चाहिए। पीसफुल यानी शांतिपूर्वक, ओपन यानी खुल्लम खुल्ला, एज ऑफ राइट यानी अधिकार समझकर, ना कि किसी की परमिशन से, और विदाउट इंटरप्शन यानी बिना किसी रोक टोक के। यहाँ एक कॉमन कंफ्यूजन होता है। मान लीजिए आपके पास अपने घर से निकलने का एक रास्ता है, पर वो थोड़ा लंबा और कच्चा है। आपके पड़ोसी के प्लॉट से एक छोटा और पक्का रास्ता जाता है। क्या आप सिर्फ सुविधा के लिए ईजमेंट ऑफ नेसेसिटी क्लेम कर सकते हैं? इसका जवाब है एक बड़ा सा नो, बिल्कुल नहीं। गोजर ब्रदर्स वर्सेस रतनलाल केस में कोर्ट ने इसको क्रिस्टल क्लियर कर दिया है। नेसेसिटी का मतलब एब्सोल्यूट नेसेसिटी है, सिर्फ कन्वीनियंस नहीं। अगर आपके पास कोई भी दूसरा रास्ता मौजूद है, चाहे वो कितना भी मुश्किल, लंबा या इनकन्वीनियंट क्यों ना हो, आप ईजमेंट ऑफ नेसेसिटी क्लेम नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब तक हमने तीनों कॉन्सेप्ट्स को अलग अलग समझा। चलिए अब एक क्विक कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं। ये सेक्शन आपके एग्जाम के लिए रिवीजन में बहुत काम आएगा। ये टेबल एग्जाम के लिए गोल्ड माइन है। ध्यान से देखिए, गिफ्ट और सेल दोनों तुरंत इफेक्ट में आते हैं, जबकि विल यानी वसीयत लिखने वाले की मौत के बाद ही काम करती है। गिफ्ट में कोई कंसिडरेशन नहीं होता, सेल में प्राइस होता है। और सबसे बड़ा फर्क, एक बार गिफ्ट दे दिया तो दे दिया, वो इर्रिवोकेबल है, जबकि विल को आप अपनी लाइफ में कितने भी बार बदल सकते हैं। चलिए हमारे आखिरी कंपैरिजन पर आते हैं, ईजमेंट वर्सेस लाइसेंस। ये एक और ऐसा टॉपिक है जो एग्जामिनर्स का फेवरेट है और जहां स्टूडेंट्स अक्सर गलती करते हैं। तो इनका कोर डिफरेंस समझिए। ईजमेंट जमीन से जुड़ा एक अधिकार है, अ राइट इन रेम, मतलब जमीन बिकेगी तो राइट भी साथ में जाएगा, जबकि लाइसेंस एक पर्सनल परमिशन है, अ राइट इन पर्सोनम, जो सिर्फ उस एक इंसान को दी जाती है। इसीलिए ईजमेंट जनरली इर्रिवोकेबल होता है, पर लाइसेंस देने वाला कभी भी वापस ले सकता है। सिनेमा की टिकट इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। वो आपको सिर्फ फिल्म देखने की परमिशन देती है, उस सीट पर हमेशा के लिए कब्जा नहीं। ऑलराइट, अब वक्त है एक रैपिड फायर रिवीजन का। हम इन सभी टॉपिक्स के की पॉइंट्स को रिवाइज करेंगे और फिर कुछ एग्जाम स्टाइल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। रेडी? लेट्स गो। रिवीजन पॉइंट नंबर 1, घर या जमीन का गिफ्ट हमेशा, और आई रिपीट हमेशा, एक रजिस्टर्ड और अटेस्टेड डीड से ही होगा। इसका टीपीएम में कोई एक्सेप्शन नहीं है। पॉइंट नंबर 2, एक्सचेंज में सेक्शन 119 आपका सेफ्टी वाल्व है। अगर आपको डिफेक्टिव प्रॉपर्टी मिलती है तो आप अपनी ओरिजिनल प्रॉपर्टी वापस ले सकते हैं। पॉइंट नंबर 3, ईजमेंट ऑफ नेसेसिटी एब्सोल्यूट जरूरत पर मिलता है, सिर्फ सुविधा या कन्वीनियंस पर नहीं। अगर दूसरा रास्ता है तो भूल जाइए। और पॉइंट नंबर 4, लाइसेंस एक टेम्पररी पर्सनल परमिशन है, ईजमेंट जमीन से जुड़ा एक परमानेंट राइट है। ये 4 पॉइंट्स बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए अब एक सवाल। एक पिता अपने बेटे को जुबानी तौर पर यानी ओरली जमीन का गिफ्ट देता है। क्या ये गिफ्ट कानूनी तौर पर वैलिड है? सोचिए। इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। सेक्शन 123 साफ कहता है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी का गिफ्ट सिर्फ रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट से ही वैलिड होगा। ओरल गिफ्ट्स वॉइड माने जाते हैं। हाँ, इसका एक्सेप्शन मुस्लिम लॉ में है, पर टीपीए के अंडर नहीं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ए अपनी कार के बदले बी से उसकी मोटरसाइकिल और 10,000 रुपए लेता है।
तो ये ट्रांजैक्शन सेल है या एक्सचेंज? ये एक एक्सचेंज है। क्यों? क्योंकि यहाँ प्राइमरी कंसिडरेशन प्रॉपर्टी के बदले प्रॉपर्टी है, कार के बदले मोटरसाइकिल। वो जो 10,000 रुपए हैं वो सिर्फ दोनों चीजों की वैल्यू को बराबर करने के लिए दिए गए हैं। इससे ट्रांजैक्शन का नेचर चेंज नहीं होता। तो बस इन प्रिंसिपल्स को याद रखिए और आप गिफ्ट्स, एक्सचेंजेस और ईजमेंट्स पर किसी भी प्रॉब्लम को आसानी से मास्टर कर सकते हैं। आप सभी को एग्जाम्स के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए LLB स्टूडेंट अड्डा को सब्सक्राइब करें एंड फॉलो करें। इफ यू वांट एनी न्यू टॉपिक, कमेंट बिलो।